Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing rotational motion, and probably today we're going to complete this chapter. Let's start to solve your doubts. चलो सबसे पहले ये सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे, एंड टॉर्क एंड कपल का आपको करने के लाना था. तो लेट मी आस्क यू द डाउट्स. चलो मुझे बताओ 1 to 40 में किसी को कुछ पूछना है? 1 to 40, 1 to 40. Friends, 1 to 40, anybody wants to ask any question from 1 to 40? 16, sir. 16, okay. ये शायद कराया था मैंने. Okay. Question number 16. A car is moving with the speed of 72 km per hour. Diameter of its wheel is 0.5 meter. If the wheel stops after 20 rotations by applying brake, what is the retardation produced by, angular retardation produced by it? चलो देखो क्या है भैया कि कार का इनिशियल स्पीड हमको दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर, राइट. इसको सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. तो 72 इंटू 5 डिवाइड बाई 18 4 जा 72, तो ये हो जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड. अब आपको ये पता होगा कि v0 इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, राइट. Yes, sir. मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन क्यों अप्लाई किया? तो बोले मेन जो चीज है ना वो आपको करना क्या है, बोले डिसल्वेशन फाइंड करना है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा. देखो यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में टाइम की बात नहीं है. सो वी आर हैविंग ओनली वन फॉर्मूला विच इज डिवाइड ऑफ टाइम. टाइम नहीं है, ऐसा एक ही फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला क्या आपको पता है भैया? Yes, sir. ओके फाइन. तो अगर मुझे फाइनल ओमेगा मिल जाए, अगर मुझे इनिशियल ओमेगा मिल जाए, और अगर मुझे थीटा मिल जाए, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाए, तो मुझे अल्फा मिल जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? तो सबसे पहले हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, दैट इज v0 बाई आर. अब इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 20 है. रेडियस कितना है? तो बोले डायमीटर 0.5 है, तो रेडियस कितना होगा भैया? 0.25. So it will be a 0.25, right. Okay. Just a minute. आज कुछ कम बच्चे ज्वाइन हो गए. Okay, fine. So the radius will be 0.25. तो इसका मतलब ओमेगा कितना होगा भैया? इट विल बी 80 रेडियन पर सेकेंड. अब देखो फाइनली व्हील स्टॉप हो रहा है, तो व्हील स्टॉप हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ?
अगर फाइनली स्टॉप हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी जो होगा ना वो वो 0, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी 0 हो जाएगा। यस सर। इज दैट क्लियर? और मुझे ये बताओ कि कितने रोटेशन कंप्लीट हो रहे हैं? तो बोले 20 रोटेशन कंप्लीट हो। 20 रोटेशन। तो मुझे सोच के बताओ कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? रोटेशन का नंबर 20 है, बट 2 pi into 20। हाँ, वेरी गुड। कौन बोला? हीट प्रजापति। हाँ, परफेक्ट। तो ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। फाइनल ओमेगा आपका 0 है, इनिशियल ओमेगा आपका जो है वो 80 है, इज इक्वल्स टू 2। अल्फा जो है वो आपका 40 पाई रहेगा। अल्फा फाइंड करना है, थीटा आपका 40 पाई रहेगा। इज दैट क्लियर? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। सो फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 80 पाई अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू आएगा -80 डिवाइड बाई 3.14। तो ये 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 3 6 ज़ा, मतलब ये कुछ 25.5 समथिंग आएगा आपका। सेट क्लियर? यस सर। इज इट ओके? यस। चलो अप टू 40 लास्ट कॉल। चलो अप टू 40। Sir, 37. 37, sir. देखो क्या लिखा है, अ पर्सन सपोर्ट्स अ बुक बिटवीन द फिंगर एंड थंब as shown. The point of grip is assumed to be at the corner of a book. If the book is having a weight of W, if the book is having a weight of W, then the person is producing a torque on the book is. देखो बहुत ही सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है, बुक को, मुझे है ना बुक को वहां जहां पे वहां पे ही रखना है। तो एक्चुअल में सोचो कि अगर आपने यहाँ पे बुक को होल्ड नहीं किया है, जस्ट वहां पे बुक यहाँ से रोटेट हो सके ऐसा सिचुएशन है, मान लो कि बुक यहाँ से रोटेट हो सके ऐसा सिचुएशन है, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेगा। Clockwise. क्लॉकवाइज करेगा बिकॉज बुक का खुद का जो वेट है ना वो यहाँ पे एक्ट करेगा उसके सेंटर ऑफ मास पे, और वो नीचे की तरफ होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट वेट the book will try to move in the clockwise direction, right? So I can say due to weight of book, torque on it, देखो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो बोले फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो फोर्स तो जो है ना वो W है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेफरेंस पॉइंट से कितना है, देखो ये इसके फोर्स का जो, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, कोई बताएगा मुझे? B/2। फिर से बोलो, क्या बोले आप? B/2। B/2 नहीं आएगा भैया, A/2 आएगा। देखो ये बुक का ये वाला जो डिस्टेंस है वो A है, तो उससे रेफरेंस पॉइंट से जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन का जो डिस्टेंस है वो उसका आधा होगा ना। इज दैट क्लियर? यस सर।
और ये कौन से डायरेक्शन में मोशन करा रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे बुक को रोटेशन में नहीं लाना है तो मुझे उसको इतना ही टॉर्क कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, सो क्वेश्चन वही तो है, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड बाय द पर्सन so that the book remains the stationary? Is that clear? यस सर। Book stationary, torque applied by person must be the same but in the Opposite direction. but in the Anti-clockwise. anti-clockwise. Is that clear now? Is it Yes, sir. यस सर। okay? Fine. चलो अब बताओ 1 to 40. Sir, 25. 25. Okay, सर पीछे अलग आंसर दिया है, क्या दिया है पीछे? ऑप्शन बी दिया है। इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है। नहीं, बी नहीं आएगा, ये ही कंफर्म्ड है। करेक्शन कर दो, डेफिनेटली इट विल बी अ ऑप्शन। मैंने जो बोला वही आएगा। ऑप्शन क्या दिया है 37 में? बी फॉर बॉम्बे। हाँ नहीं, ऑप्शन ए शुड बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए ही आएगा। Yes, sir. Question number 25. I think we had done this question. ठीक है, ये कराया हुआ है लास्ट टाइम। देखो आपको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है एंड व्हाट यू वांट्स टू फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे कि बिफोर कमिंग टू द रेस्ट व्हाट इज द टोटल एंगल। टोटल एंगल का मतलब क्या हुआ? उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फाइंड करना है। हाँ. तो भैया यहाँ पे हमको ओमेगा दिया हुआ है। व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट, तो व्हेन इट कम्स टू द रेस्ट ओमेगा बिकम्स 0, तो 0 इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी। तो एट विच टाइम इट कम्स टू रेस्ट, तो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट द टाइम विल बी a बाई बी। चलो यहाँ तक समझ में आया आपको? तो when it come to rest, so the time required for that is equals to a by b। अब हमको यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का वापस से यहाँ से स्टार्ट करते हैं a माइनस बी टी। कैन आई से एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी Yes, sir. इज इक्वल्स टू a माइनस बी टी, राइट? तो Yes. कैन आई से डी थीटा is equals to a minus bt into dt, taking integration both the sides। अब मुझे बताओ कि मैं कहाँ तक इंटीग्रेशन लूंगा इसका? तो बोले कम टू रेस्ट तक। तो कम टू रेस्ट तक का मतलब 0 सेकंड से स्टार्ट करके जब वो कम टू रेस्ट आएगा तो उसका टाइम क्या होगा? ए बाई बी। आया बात समझ में? Yes, sir. ओके, अब इंटीग्रेशन 1 डी थीटा का मतलब थीटा होगा। एक्चुअली यहाँ पे थीटा नॉट से थीटा ऐसा लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा नॉट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द लिमिट, मतलब डेल्टा थीटा। चलो यहाँ पे इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ए डी टी का क्या होता है? ए टी माइनस बी टी रेज टू 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन? बी टी स्क्वायर बाई 2। फ्रॉम 0 टू ए बाई बी। चलो यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, बाद में लोअर लिमिट टी स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर अप्लाई करो। 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो
तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए स्क्वायर बाई 2b, एक बी का पावर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में से हाफ चला जाएगा तो हाफ ही बचेगा, तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2b। आया बात समझ में? इज इट अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो अप टू 60 बताओ, अप टू 40, अप टू 60। सर 36 है। 36, ओके। चलो, a force of 6 न्यूटन is exerted at an angle 30 डिग्री, जो आपको फिगर में दिख रहा है, राइट? वहां पे 30 डिग्री पे यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये दिख रहा है आपको, राइट? 6 न्यूटन का टू अ wrench at a distance 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट। तो ये नट जो है ना, वहां से ये डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। इट इज जस्ट एबल टू लूजन द नट, व्हाट फोर्स would be sufficient to loosen it if it is acts perpendicularly to the wrench at 60 centimeter? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। From the okay, if it acts perpendicularly to the wrench at 16, okay, अब क्वेश्चन ऐसा है, देखो क्वेश्चन ऐसा, मैं आपको समझाऊं। यहाँ पे एक नट बोल्ट है, उसको मुझे खोलना है। तो केस 1 के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि भाई अगर हम 6 न्यूटन फोर्स यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे दे रहे हैं, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर हम 6 न्यूटन फोर्स 30 डिग्री एंगल पे दे रहे हैं, तो वो नट बोल्ट ओपन हो रहा है। तो अगर मैं ये 6 न्यूटन के बदले केस 2 में अगर मैं कोई फोर्स F लगा रहा हूं परपेंडिकुलरली बट एट द एंड एट द 16 डिस्टेंस, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द F? चलो क्वेश्चन समझ में आया पहले आपको? यस सर। 12 न्यूटन। मतलब F1 इज इक्वल टू 6 न्यूटन है और F2 इज इक्वल टू F आपको फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? तो यस ये सोचो कि टॉर्क कितना लगेगा, टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। तो by the application of the F1 force which is acting at the distance 30, तो मुझे सोच के बताओ कि पोजीशन वेक्टर जो है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, टॉर्क का जो वैल्यू होता है ना, वो आपको पता होता है कि आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ। तो वेक्टर ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। तो सर पॉइंट, कॉस थीटा नहीं आएगा? अरे भैया टॉर्क का फॉर्मूला भूल गए क्या आप? हाँ यस सर, यस। क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है या हाँ यस सर। ओके। सो डिस्टेंस तो है भैया 8 सेंटीमीटर, बट पोजीशन वेक्टर जो है ना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रेफरेंस, तो रेफरेंस पॉइंट से उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ? दोनों के बीच का एंगल कितना है? वेक्टर आर एंड वेक्टर एफ के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री। रॉन्ग आंसर, 90 डिग्री। रॉन्ग आंसर। देखो वेक्टर आर, पहले मैं बताऊं, मेरी बात सुनो। वेक्टर आर ये होता है, ये वाला, दिस इज द वेक्टर आर and this is the vector f. So angle between the two vector will be this much. 60 डिग्री। So it will be a 150 degree. Is that clear to you already? Yes, sir.
आर का वैल्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर है, एफ इज अ 6 न्यूटन एंड थीटा हो जाएगा साइन 150। चलो ये पता चला सबको। Yes, sir. Yes, sir. सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज अ -2। ओके, अब साइन 150 का मतलब हुआ साइन 90 + 60। तो सबको ये पता है, चाहे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो या मैथ्स वाले, 90 होता है तो फंक्शन चेंज होता है, तो इट विल बी अ cos 60 एंड इट इज अ सेकंड क्वाड्रेंट, ऑल एसटीसी। ऑल एसटीसी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो ये समझ में आया भैया? Yes, sir. Yes, sir. 1/2 इंटू 10⁻²। तो ये आपका हो जाएगा 24 10⁻², न्यूटन इंटू मीटर। चलो ये समझ में आया। अब दूसरा वाला टॉर्क, तो टॉर्क बाय दिस, वंस अगेन आर एफ साइन थीटा। अब सोचो कि आर कितना है, दूसरे केस में आर कितना है। अब ये दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो ये रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है भैया? 16. 16। एफ ही तो मुझे फाइंड करना है, एंड थीटा कितना आएगा भैया? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर से वेक्टर एफ का एंगल कितना आएगा? 90. साइन 90। 1. तो टॉर्क दूसरे केस में जो टॉर्क आएगा ना, वो 16F होगा। अब फ्रेंड्स, दोनों को एक ही काम करना है, दोनों को नट बोल्ट को ओपन ही करना है। तो दोनों का मतलब एक ही काम करना है, मतलब ये टी एंड टी डैश मस्ट बी सेम। Equal. हाँ, बिकॉज दोनों का काम एक ही है, दोनों को उसको लूज ही करना है, नट बोल्ट को निकालना है। तो 24 × 10⁻² न्यूटन मीटर। देखो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² लिखना रह गया, यहाँ पे भी 10⁻² आएगा, इज इक्वल्स टू 16 × 10⁻² इंटू एफ। तो 10⁻² 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 / 16, 3/2, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा, ये 3/2 मतलब 1.5 न्यूटन शुड बी द आंसर। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड? क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो और बताओ। 38. 38, ओके। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, weight of 1 gram, 2 gram, 100 gram are suspended from 1 centimeter, 2 centimeter up to 100 centimeter marks respectively of a light meter scale. What should be supported for the system to be in the equilibrium? Where should be it supported for the system to be in the equilibrium? मतलब ऐसा पूछने की ट्राई कर रहे हैं कि भाई 1 मीटर स्क्वायर है, उसके सभी पॉइंट पे, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 1 ग्राम हैंग किया हुआ है, 2 पे 2 ग्राम, ऐसे चलता रहता है, और 100 पे 100 है। तो हम एक काम करते हैं कि इसके द्वारा रिजल्टेंट टॉर्क कितना लग रहा है वो पहले हम समझ लेते हैं। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये 0 वाला, 0 जो है ना वो रेफरेंस पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। देखो क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। क्वेश्चन ऐसा है कि भाई हमें उसको कहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, हमको ये जो स्केल है उसको कहाँ से पकड़ना चाहिए, कौन से मार्क्स है, सो दैट द स्केल विल बी रिमेन्स द सेम टेम्परेचर। अगर हम नहीं पकड़ेंगे उसको तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी, इसके लिए हॉरिजॉन्टल है तो अभी क्या करेगी वो,
हम अगर कुछ नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं देंगे, तो वो ये स्क्वायर का क्या होगा? रोटेशन। rotational motion. हाँ, वो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में नीचे की तरफ जाने का ट्राई करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, बट उसको Yes. जाने नहीं देना है, तो हमको किस पॉइंट पे हमको उसको पकड़ना पड़ेगा? कौन से मार्क पे? 55, 60, 66 या 72? कहाँ पे उसको पकड़ना पड़ेगा? तो वो सब जाने दो, सबसे पहले एक काम करते हैं, टॉर्क फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉर्क फाइंड करेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस, RF sin क्या बोल रहे हो? RF sin theta. नहीं नहीं नहीं, हाँ बराबर, ठीक है। वो कोई एक है ना, अगर तो इसके लिए ठीक है। यहाँ पे तो 100 जितने फोर्सेस है, तो ये टाउ 1 इज इक्वल टू क्या? तो बोले फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ 1 का जो फोर्स है ना, वो 1 इंटू जी है, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका 1 ही है। टाउ 2 का क्या आएगा? बोले 2 इंटू जी, मा जी, उसका डिस्टेंस 2 है। फिर टाउ 3 का क्या आएगा? तो 3 इंटू जी इंटू 3 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये तो 100 इंटू जी इंटू 100। चलो, ये समझ में आया आपको? Yes, sir. yes, sir. तो ये क्या हो गया पता है आपको? बोले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 100 का स्क्वायर इंटू जी। फ्रेंड्स, बायोलॉजी वाले, लिखना हो तो लिखना, सुनना हो तो सुन लो। ये फिजिक्स के अंदर 2-3 बार बहुत जगह पे आने वाला है। अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा होता है, तो इसको समेशन ऑफ एन कहते हैं। और इस n+1/2. हाँ, n/2 इंटू n+1 होता है। बराबर है ना मैथ्स वाले? Yes, sir. अगर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर आता है, तो इसको समेशन ऑफ n स्क्वायर बोलते हैं। इसका होता है n/6 n+1 2n+1. प्लस 1, n+1 इंटू 2n+1। ओके, एंड अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब होता है, तो इसको समेशन ऑफ n क्यूब बोलते हैं। उसका होता है n²/4 n+1 का स्क्वायर। क्या मैं बराबर दिख रहा हूँ? इज दैट क्लियर? ऐसे ही होता Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. है मैथ्स वाले? तो इसका क्या होगा भैया? ये अप टू 100 का स्क्वायर है, तो ये समेशन ऑफ n स्क्वायर वाला आया, तो ये क्या हो जाएगा? n n/6 n+1. प्लस 1 2n+1 इंटू जी। बट n का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? n का वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा? 100. 100। तो 100/6 इंटू 101 इंटू 100 इंटू 200 2 इंटू 0 201. इंटू जी, इक्वेशन नंबर 1। चलो, यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब एक काम करते हैं। अब मुझे कहाँ पे मुझे फोर्स लगाना है, वो मुझे फाइंड करना है, कौन से पॉइंट पे। तो एक काम करते हैं कि जितने भी यहाँ पे फोर्सेस है, जितने भी फोर्सेस है ना, उसका रिजल्टेंट फोर्स पहले कितना है वो फाइंड कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स पहले हम फाइंड करेंगे, F1 प्लस F2 अप टू Fn। तो उतना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब 1g प्लस 2g प्लस अप टू 100g। तो रिजल्टेंट फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ेगा, कौन से पॉइंट पे लगाना पड़ेगा वो बाद में सोचेंगे, पहले रिजल्टेंट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो बोले ये तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू 100 हुआ इंटू जी। ये तो समेशन ऑफ एन वाला हुआ, तो n/2 इंटू एन प्लस हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा 100/2 इंटू 101 इंटू जी। चलो, तो इतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा। अब वो कहाँ पे लगाना पड़ेगा? तो वो कहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो वही तो क्वेश्चन है। तो ये पहले हमने क्या किया कि जो लग रहा है वो हमने फाइंड किया। अब केस नंबर 2, जो हमको लगाना है, लेट दिस फोर्स we need to apply
एट अ डिस्टेंस r, तो फिर अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? तो बोले फोर्स इनटू दैट डिस्टेंस। तो अप्लाइड फोर्स हमको कितना लगाना पड़ेगा? तो बोले जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना ही हमको लगाना पड़ेगा, मतलब 100/2 इंटू 101 इंटू जू। एंड कौन से पॉइंट पे है? बोले आर डिस्टेंस पे, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे, और ये हमारा 2 है। अगर दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे ना, दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे ना, तो फिर वो जो स्केल है ना वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो टाउ शुड बी इक्वल्स टू टाउ डैश। मतलब टाउ कितना था? तो बोले 100/6 था इंटू 101 इंटू 201 इंटू जी था, और यहाँ पे हो जाएगा 100/2 इंटू 101 इंटू जी इंटू आर मुझे फाइंड करना है। 100 कैंसिल हो जाएगा, 101 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो सर बचेगा क्या भैया? जी जी कैंसिल। तो फ्रेंड्स बचेगा क्या? r इज इक्वल्स टू 201 बाई 3। by 3. तो क्या आएगा भैया? 67. 67. We have to apply the force, our force at the 67 mark. 67 should be the answer. Let me check. कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया है ना? कहाँ पे? लेट मी चेक। 1 1 2 तो ऐसा ही है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम 1 सेंटीमीटर बराबर है। तो ये सब कुछ समेशन ऑफ n/6 n+1 2n+1 बराबर है n+1 बराबर है 2n+1 बराबर है n/2 n/2 इंटू n+1 बराबर है। तो इट शुड बी 67, व्हाई इट इज 68? क्या आंसर क्या लिखा हुआ है? बताओ क्या आंसर लिखा हुआ है? ऑप्शन मतलब 66 centimeter. क्या लिखा है? Option C. 66 लिखा हुआ है ना, तो इट शुड बी 67 एक्चुअली। 66 नहीं होगा, 67 ही होना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर आएगा 67। करेक्शन कर दो। समझ में आया कैसे हुआ ये पूरा सर क्वेश्चन? नहीं, सर इसमें नहीं दिया इसलिए उन्होंने नजीक का ले लिया मतलब। हाँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि द नियरेस्ट अबाउट द आंसर इज 66, बट एग्जैक्ट आंसर शुड बी 67। बट पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया इसको? Yes, sir. सर पहले मैंने क्या किया कि जो एक्चुअल में लग रहा है ना वो टॉर्क मैंने फाइंड कर दिया। फिर मुझे लगाने का कितना है वो मैंने फाइंड किया। अगर दोनों इक्वलाइज हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, हम क्या करेंगे? उसको ऊपर से ऊपर की तरफ उसको सपोर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो दोनों अगर इक्वलाइज हो जाएगा, इक्वल, तो फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर दोनों टॉर्क को मैंने कंपेयर किया और 67 आंसर आ गया। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, ओके, बोलो आप बोलो। चलो अप टू 60। Up to 60, anybody wants to ask question? Any from up to 60? Anybody wants to ask the question up to 60? Okay. So I'm going to start some advanced level question from 61. देखो नेक्स्ट टाइम जब आते हो आप तो कंपल्सरीली 100 क्वेश्चन तक करके लाना। ओके, मैं 61 से कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। ओके,
from a uniform wire two circular loops are made, P of radius R, Q is the radius of NR. If the moment of inertia of a Q on the axis passing through its center and perpendicular to its plane is 8 times than that of the P, then what should be the value of N? चलो ऐसा दिया हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ P is 8 times than the moment of inertia of Q, right? अब मुझे ये बताओ कि ये रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr square. तो इट इज अ mr स्क्वायर. तो आई शुड राइट m1 r1 स्क्वायर is equals to 8 times m2 r2 square. Is that clear? Yes, Yes, sir. sir. बट सीधी सी बात है कि अगर Q जो लूप है ना उसका रेडियस nr है, n टाइम्स ज्यादा है रेडियस, तो अगर लूप का रेडियस n टाइम्स ज्यादा है तो उसमें ज्यादा वायर का यूज हुआ होगा. देखो वायर जो है ना, पहले लूप 1 बनाया मैंने तो इतना वायर यूज हुआ होगा, दूसरे में मैंने उससे n टाइम्स ज्यादा रेडियस का मैंने लूप बनाया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितना वायर यूज होगा उससे यहाँ पे जो वायर है वो ज्यादा यूज होगा. तो आई शुड से कि दूसरा जो रिंग है ना उसका जो मास है ना वो n टाइम्स ज्यादा होगा पहले लूप से, बिकॉज उसमें ज्यादा वायर लगेगा. इज दैट क्लियर टू यू? उसका अगर रेडियस n टाइम्स है तो उसका मास भी n टाइम्स बढ़ जाएगा जो हमको लगाना, जो लूप का जो मास है वो. इज दैट क्लियर टू यू? इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. m1 is the m1, r1 is the r, m2 is equals to nm. ये nm क्यों हुआ पता चला आपको? Yes, sir. N times बढ़ to जाएगा. nr the square. So यहाँ पे क्या दिया है? The moment of inertia of a Q. अब Q का जो moment of inertia है ना वो P से 8 टाइम्स है. उल्टा लिखा था मैंने, Q का 8 टाइम्स है P से. Is that clear to you? Yes, sir. तो अब ये हो जाएगा 8 is equals to n क्यूब. आया बात समझ में? mr स्क्वायर कैंसल, एक n एक n स्क्वायर तो n क्यूब. तो n का वैल्यू कितना बचेगा भैया? 2. आया बात समझ में? Yes, sir. ओके. चलो one quarter sector is cut from uniform disc of a radius r. The sector has a mass m. It is made to rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the center of original disc. Its moment of inertia about the axis. चलो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे क्वेश्चन का आंसर देना. मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं पहले. Am I audible to you friends? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. तो ऐसा दिया गया है कि भाई रिंग जो है ना पूरा एक डिस्क है हमारे पास, और डिस्क का 1/4 पार्ट हमने इस हिसाब से कट करके उसको रोटेट करने वाले हैं हम.
तो सिचुएशन ऐसा है कुल मिला के कि हमारे पास एक डिस्क था। अब मुझे सोच के बताओ कि अगर आपके पास ये डिस्क है, राइट, एंड अगर ये डिस्क को आप उसके सेंटर ऑफ मास में से पास करोगे और इसको रोटेट करोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा भैया? half mr square. हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। Yes, तो मान लो कि आपने है ना डिस्क के 4 पार्ट कर दिए, डिस्क को एग्जैक्टली 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया आपने, 4 पार्ट में ऐसे। तो अब कोई एक पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा? डिस्क को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1/8 mr²। तो अब मान लो कि कोई एक पार्ट आपको कंसीडर करना है, कोई एक पार्ट ये वाला। इज इट अंडरस्टूड टू यू फ्रेंड्स? तो यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बोले वो जो भी था उसका बाई 4/4। तो ये कैन आई से हाफ इंटू m/4r²। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैन आई से दिस इज द m/4 इज द मास ऑफ दिस क्वार्टर, मास ऑफ दिस क्वार्टर पार्ट। यस सर। yes, sir. So I dash is equals to half of m dash r square. Can I say this? Yes, sir. Here it is given that mass of this sector is how much it is? क्या दिया है हमको? मास कितना दिया हुआ है? हमने m dash अज्यूम किया हुआ है, लोगों ने क्या दिया है? M. तो उन लोगों ने तो m दिया हुआ है, तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? So I must be equals to half m r square. Is that clear to you friends? Is it understood? Yes, sir. तो पहली नजर से हमको ये आंसर लिखने का मन होगा, बट ये नहीं आएगा भैया। ये कब आएगा? ये कब आएगा? जब ऐसा दिया होगा ना कि भाई पूरे डिस्क का मास m था। अगर ऐसा दिया होता तो ये आंसर आता, पूरे डिस्क का मास m होता तो। बट यहाँ पे m क्या दिया हुआ है? बोले क्वार्टर पार्ट का ही दिया हुआ है, तो फिर ये हाफ m r स्क्वायर ही रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. और ये वाला जो फिगर है ना, ये इक्वल टू दिस वन, ये हो गया आपका, ये वाला जो है ना वही ये हुआ आपका, ये वाला। इज दैट क्लियर? यस सर। तो 1/2 mr स्क्वायर ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे मास पूरे डिस्क का नहीं था, क्वार्टर पार्ट का ही था। चलो, 2 डिस्क ऑफ अ सेम थिकनेस बट डिफरेंट रेडियाई आर मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स सच दैट देयर मासेस आर सेम। दोनों के मास सेम है। The densities of the material are in the ratio of 1:3। जो डेंसिटी का रेशियो है वो 1/3 है। The moment of inertia of this disk about the respective axes passing through their centers and perpendicular to this plane will be in the ratio. Okay. So friends, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि दोनों का मास सेम है। फ्रेंड्स, I1/I2 करना है, तो डिस्क का जो होता है वो m1 हाफ m1r1² अपॉन हाफ m2r2²। तो यहाँ पे हाफ तो हो जाएगा कैंसल, तो m1r1² अपॉन m2r2² हो जाएगा भैया। सर M भी कैंसिल हो जाएगा ना, इक्वल। वेरी गुड, m भी इक्वल है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? r1² अपॉन r2²। तो मतलब मुझे करना क्या है? मुझे करना ये है
कि दोनों के रेडियस के बीच में रिलेशन लाना पड़ेगा. Once we are able to get the relation between the radius, we will get the answer. तो यहां से स्टार्ट करेंगे, डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे. तो डेंसिटी क्या होता है भैया? तो बोले मास अपॉन वॉल्यूम होता है. तो मास 1 अपॉन वॉल्यूम 1, मास 2 अपॉन वॉल्यूम 2 इज इक्वल्स टू 1/3. ओके, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका m1 upon m2 into v2 upon v1 is equals to 1/3. Is that clear to you, friends? So can I say v2 upon v1 is equals to 1/3? चलो यहां तक पहुंचे आप. यस सर. अब मुझे सोच के बताओ कि मान लो कि ये मेरा डिस्क है, ये डिस्क है, थोड़ा थिक डिस्क है. So what should be its volume? Let me say that the thickness is T. So what should be the pi r square t. very good, very good, pi r square T. So this is its volume. Is it clear, friends? Pi r square h के बदले pi r square thickness T हो जाएगा. Is that clear to you? तो खत्म बात खत्म. तो V2 is equals to pi r2 square into thickness 2 upon pi r1 square upon thickness 1. बट फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों का थिकनेस सेम है. सेम है, तो मैंने इसीलिए तो T1 T2 नहीं लिखा है. बात समझ में फ्रेंड्स? सो r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3. तो r1 अपॉन r2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 3:1. सो दैट इज योर आंसर. तो पुटिंग दिस वैल्यू हियर, so we get the I1 upon I2 is also equals to 3:1. आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर. चलो (64) a thin wire of a length L and a uniform linear mass density. तो linear mass density का मतलब क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ. लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है मास पर लेंथ. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मास डेंसिटी मतलब मास पर लेंथ. तो a thin wire of a length L, uniform linear density rho is bent into the circular loop. तो पहली बात ये है कि वो सर्कुलर लूप में बेंड करते हैं उसको, वायर को. तो कैन आई से L is equals to 2 pi r. लेंथ हो जाएगा 2 pi r. इज दैट क्लियर टू यू? हाँ के ना तो बोल दो. यस सर. तो r इज इक्वल्स टू L अपॉन 2 pi हो जाएगा लेंथ उसका. चलो यहां तक समझ में आया भैया? यस सर. So friends, okay, so I can say, so I want to find the moment of inertia with respect to x dash axis. तो अगर ये एक्सिस उसके डायमीटर में से पास होता, रिंग के डायमीटर में से, तो इसके रिस्पेक्ट में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है? कोई मुझे बताएगा रिंग के डायमीटर के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? हाफ एम आर स्क्वायर. हाफ एम आर स्क्वायर. बट यहाँ पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ये दूसरा वाला जो एक्सिस है उसके रिस्पेक्ट में. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? हाफ एम आर स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर. क्या बोल रहे हो आप? पैरेलल एक्सिस. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो IC प्लस MD स्क्वायर, IC मतलब सेंटर में से जो पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में हाफ एम आर स्क्वायर है, प्लस MD स्क्वायर. तो ये जो D है ना, तो D का वैल्यू R होगा, तो एम आर स्क्वायर ओनली. इज दैट क्लियर? डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज R.
तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 3/2 mr²। बट आवर आंसर शुड बी इन द टर्म्स ऑफ रो एंड एल। तो सबसे पहले मुझे बताओ मास के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेंथ। अरे भाई वो डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे लीनियर डेंसिटी है। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू द लेंथ। इज दैट क्लियर? यस सर। एंड आर स्क्वायर के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? L square by 4 pi। अपॉन 2 पाई द होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3/2 रो एल इंटू एल स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी 3/8 पाई स्क्वायर रो एल क्यूब। तो 3/8 पाई स्क्वायर into rho L cube is your answer. Is that clear? Is it Yes. understood? यस। चलो $65. Okay. So if the sphere and a solid cylinder of same radius, same density rotates about its own axis, the moment of inertia will be greater for what? देखो सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के बारे में बताओ मुझे, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr²। वेरी गुड, 2/5 mr²। एंड दूसरा जो है वो सॉलिड सिलेंडर है। तो सिलेंडर के बारे में बताओ, व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ mr²। वेरी गुड, कौन बोल रहा है? हेत प्रजापति। ये तो एकदम बढ़िया, अच्छी बात है। चलो अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि दोनों का डेंसिटी सेम है। अब मुझे मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बट डेंसिटी सेम है ऐसा दिया हुआ है, रेडियस भी सेम है। तो मास के बारे में पता नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, m1 और m2 लिख दिया। अब एक काम करते हैं, मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो ही हमको पता चलेगा कि कौन ज्यादा है। चलो ये पहले स्फीयर, स्फीयर का मास इज इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम। देखो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। चलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4 pi r square। अरे वॉल्यूम भैया, सॉरी सर, 4/3 pi। इनटू आर। तो ये आपका हो गया स्फीयर का मास 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी रो। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा इसमें, तो 8/15 बचेगा पाई r⁴ इंटू रो। 8/15 पाई r⁴ इंटू रो। अब सिलेंडर के बारे में सोचते हैं। चलो सिलेंडर का मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू आर स्क्वायर तो है ही। ओके यहाँ पे आर स्क्वायर है तो r⁵ आएगा। ये आर स्क्वायर है तो आर का 5 पावर आएगा यहाँ पे। चलो मुझे बताओ, अब सिलेंडर के बारे में हम सोच रहे हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? pi r square h। पाई आर स्क्वायर एल लिखो चलेगा, यस सर। बट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल इज इक्वल टू आर है, सिलेंडर का लेंथ उसका रेडियस इतना ही है। तो फिर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? पाई आर स्क्वायर इंटू आर, pi r⁴ आर क्यूब इंटू रो इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2 पाई r⁵ इंटू रो। अब सोच के बताओ कि, चलो एक काम करते हैं, रेशियो लेते हैं, दोनों का रेशियो लेते हैं। तो आई स्फीयर अपॉन आई सिलेंडर, तो
सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, पाई r⁵ रो कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 8/15, नीचे बचेगा 1/2, तो आएगा 16/15, मतलब ग्रेटर देन 1। 16/15 तो ग्रेटर देन 1 होता है भैया, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि स्फीयर का जो है ना वो सिलेंडर से ज्यादा होगा। समझ में आया भैया पूरा क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। इज इट अंडरस्टूड? आ रहा है ना समझ में भैया? यस सर। क्वेश्चन क्या है? 2 point masses 0.3 kg and 0.7 kg are fixed at the end of the rod of 1.4 meter. एंड ऑफ अ नेग्लिजिबल, मतलब रोड का खुद का कोई मास नहीं है, रोड का खुद का कोई मास नहीं है, बट उसके एंड पे 0.3 kg एंड 0.7 kg मास फिक्स्ड किया हुआ है। द रोड इज सेट टू rotating about the axis perpendicular to its length with a uniform angular speed. The point on the road through which the axis should pass in order that the work required to rotate the road is minimum. तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसा है कि हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा रहेगा कि हमको मिनिमम वर्क रोटेट करने में लगेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से पास होगा ना, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास में से पास होगा ना, तो वर्क मिनिमम होगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट द रोड is equals to its rotational kinetic energy, बिकॉज हम जितना वर्क करेंगे ना उतना वो काइनेटिक एनर्जी अचीव करेगा। तो द वर्क रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा तो ठीक है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, वो तो ठीक है। तो इफ यू वांट्स टू मेक द वर्क मिनिमम देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड आल्सो बी मिनिमम। अब सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम कहाँ पे होती है? तो बोले सेंटर ऑफ मास में मास पे ही होती है। अदरवाइज अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अगर याद करो कि अगर वो सेंटर में से पास नहीं होता है तो IC प्लस md² होता है। समझ में आया आपको? तो सेंटर ऑफ मास में से जब एक्सिस पास होगा ना तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम रहेगा। दूसरे कोई भी एक्सिस में से अगर रोटेट हो रहा है ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस समथिंग होगा, IC प्लस md², मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, मतलब वर्क भी हमारा बढ़ जाएगा। क्या आपको समझ में आया? सर Yes, डायमीटर में से पास हो तो? क्या बोल रहे हो आप? डायमीटर में से पास हो तो? अरे यहाँ पे कहाँ पे डायमीटर की बात कर रहे हो आप? ये रोड है राइट, ये रोड, यहाँ पे क्या है कि ये रोड है राइट। रोड का खुद का तो कोई मास ही नहीं है, रोड का खुद का कोई मास ही नहीं है। तो रोड के दो एंड पे हमने दो अलग अलग मास अटैच किए हुए हैं। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि भाई हमको कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन पसंद करना है कि हमको मिनिमम वर्क लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हमको ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज करना पड़ेगा कि जो सेंटर ऑफ मास में पास होगा। तो क्या रहेगा? तो उसके रिस्पेक्ट में आई मिनिमम रहेगा। बाकी सारे एक्सिस में क्या होता है कि आई इक्वल्स टू IC प्लस md² होता है। बाकी कोई भी अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आप पसंद करते हो तो, बट हमको वर्क मिनिमम करना है। तो अगर वर्क मिनिमम करना है तो हमारा आई भी मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम आई तो सेंटर ऑफ मास में के लिए ही होगा। तो यहाँ पे डायमीटर की क्या बात है, बोलो? नहीं सर, पता चल गया। इज इट क्लियर? आप इज इट क्लियर यू नो ये नाउ? यस सर। तो अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो गया कि मुझे क्या फाइंड करना है इनडायरेक्टली अभी? सेंटर पे मास। हाँ, तो मुझे अब फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास। तो अब तो सिंपल है, XCM m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2।
मैं है ना वो जो m1 है ना 0.3 उसी को मैं ओरिजिन ले लेता हूँ। तो m1 है ना उसको मैं ओरिजिन पे रखता हूँ। तो x1 क्या हो जाएगा भैया 0। इज दैट क्लियर? m2 का वैल्यू 0.7 है, x2 का वैल्यू रोड का लेंथ कितना है 1.4। अब m1 प्लस m2 करेगा 0.3 प्लस 0.7 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 0.7 इंटू 1.4। तो 0.7 इंटू 1.4 क्या होता है भैया 14 से क्या होता है 98 होता है भैया। यस और नो? यस सर। तो आपका जो सेंटर ऑफ मास मिलेगा ना आपको वो आपको मिलेगा 0.98। कहाँ से? तो बोले कहाँ से? तो बोले 0.3 kg से। तो 0.3 kg से 0.98 डिस्टेंस पे मिलेगा हमारा। तो 0.3 से 0.98 ये रहा ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? यस So the axis of the rotation must be passing from this particular point at the distance 0.98 from the mass 0.3 kg। चलो ये समझ में आया भैया? यस सर। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 67। A circular disc A of a radius r is made from an iron plate of a thickness T, and another disc B of the radius 4r made from the iron plate of the thickness T by 4. The relation between their moment of inertia। तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में रिलेशन लाना है। डिस्क है तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि डिस्क है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा भैया हाफ mr स्क्वायर। हाफ mr स्क्वायर। हाफ m1r1 स्क्वायर। अब मुझे है ना आर एंड टी के फॉर्म में लाना है। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि कोई डिस्क का अगर थिकनेस टी है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया आर स्क्वायर इंटू टी बराबर है। यस सर। तो आई ए तो हाफ m1r1 स्क्वायर। m1 मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम है पाई r1 स्क्वायर इंटू T1 इंटू डेंसिटी इंटू r1 स्क्वायर एज इट इज। तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2 r1 पावर 4 इंटू T1 इंटू रो। सिमिलरली हम दूसरे के लिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली लिख देंगे पाई बाई 2 r2 पावर 4 T2 रो 1 रो 2 नहीं लिखा क्यों बिकॉज बोथ आर मेड फ्रॉम द आयन मटेरियल एंड आयन का डेंसिटी तो दोनों में आयन का डेंसिटी तो सेम ही रहेगा। तो रो 1 रो 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर हम आई ए अपॉन आई बी करेंगे आई ए अपॉन आई बी तो क्या होगा भैया पाई बाई टू कैंसल। तो न्यूमरेटर में बचेगा r1 रेज टू 4 T1 डिनोमिनेटर में बचेगा r2 रेज टू 4 T2। चलो r1 का वैल्यू क्या है तो बोले r है रेज टू 4। r2 का वैल्यू क्या है तो बोले 4r है। तो 4r का पावर 4। T1 क्या है तो बोले t है। T2 क्या है तो बोले t बाई 4 है। तो r रेज टू 4 कैंसल। डिनोमिनेटर में 4 रेज टू 4 का मतलब हो जाएगा चलो 4 पावर 4 एंड ये दूसरे में क्या होगा कि 4 नीचे से ऊपर जाएगा तो 4 ऊपर बचेगा।
तो फाइनली बचेगा क्या, 4 का क्यूब बचेगा नीचे, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/64 4 तो विच इज ऑब्वियसली लेस देन 1। तो मतलब ये हुआ कि आई ए का जो वैल्यू है ना वो आई बी से कम रहेगा। तो ये आया बात समझ में फ्रेंड्स? यस सर। और दोनों के बीच में अगर रिलेशन पूछे ना, यहाँ पे दोनों के बीच में अगर रिलेशन पूछते तो ये रिलेशन आता, आई बी इक्वल टू 64 टाइम्स आई ए, ऐसा भी पूछ सकते थे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैम? चलो क्वेश्चन नंबर 68। A thin wire of a length L and mass M is bent to form a semicircle. What is the moment of inertia about the axis passing through its end, passing through the end of the wire? Ends of the wire. Very good. It's a good question. चलो क्या किया है भैया, तो बोले है ना यहाँ पे ऐसा किया है, ये एक वायर में से सेमी सर्कुलर रिंग बनाया हुआ है। तो पहली बात है कि ये वायर का जो लेंथ है वो सेमी सर्कुलर लेंथ मतलब पाई आर जितना होगा। तो ये समझ में आया पहले? यस यस अब सोचो कि ये सेमी सर्कुलर डिस्क है और दोनों एंड में से जो एक्सिस पास हो रहा है वो ये एक्सिस है, दोनों एंड में से जो एक्सिस पास हो रहा है दैट इज दिस एक्सिस। अब मान लो कि ये पूरा एक पूरा रिंग है ऐसा मान लो, और पूरे रिंग का मास जो है ना वो एम डैश है मान लो। तो अगर पूरे रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सोचते हैं आई डैश पूरे रिंग का तो क्या आता आंसर? mr²। नहीं, ये डायमेट्रिकल एक्सिस, half mr square. हाफ एम डैश आर स्क्वायर, बिकॉज मैंने अज्यूम किया है कि पूरे रिंग का जो मास है ना वो एम डैश अज्यूम किया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब कि आधे रिंग का क्या आता, जो हमारे हमको जो फाइंड करना है वो आधे रिंग का क्या आता, तो फिर 1/4 mr square. तो 1/4 एम डैश आर स्क्वायर। तो कैन आई से इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम डैश बाई 2 इंटू आर स्क्वायर? यस और नो? Yes, यस sir. सर। कैन आई से ये दिस इज द एम डैश बाई 2 इज द मास ऑफ द हाफ रिंग, यस सर। और वो जो हाफ रिंग का मास है वो तो हमने पहले से पता है कितना है टोटल, मास ऑफ द हाफ रिंग इज ऑलरेडी एम। तो मतलब ये फॉर्मूला वापस से वही आ जाएगा। तो हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूरे रिंग हाफ mr² वही होता है, हाफ एम आर स्क्वायर। खाली फर्क ये है कि हाफ रिंग में ये एम हाफ रिंग का मास आएगा, फुल रिंग में वो एम फुल रिंग का मास आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. But we don't want to have the answer in the terms of m. I want to have the answer in the terms of L. तो R के बदले हम क्या लिख सकते हैं? l L by pi. हाँ, L by pi the whole square. So finally the answer should be ml square by pi square. So ml square by 2 pi square should be the answer. आया बात समझ में? यस सर। Okay. If L1 is the moment of inertia of the thin rod about an axis perpendicular to its length and passing through its center of mass, and I2 is the moment of inertia of the ring formed by bending the rod, then what is the ratio of it? Very good question. चलो, एक रोड है उसका लेंथ L है, तो उसमें उसके सेंटर में से जो
एक्सिस पास होगी उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? चलो बताओ कोई। रोड है, रोड। हाफ एम आर स्क्वायर। क्या यार, रोड के लिए क्या होता है? उसके सेंटर में से पास होती है एक्सिस। तो ओके, इज दैट ओके? यस सर। अब उसी रोड में से मैंने क्या बना दिया? रिंग बना दिया। उसी रोड में से मैंने उसको रिंग बना दिया। तो कैन आई से 2 pi r ऑफ द लेंथ इज शुड बी द लेंथ ऑफ द रोड। यस सर। अब रिंग बना दिया तो बना दिया, बट उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर। बट आर के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? एल अरे बाय। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा ml²/4 pi²। यस सर। अब क्वेश्चन ये है कि I1/I2 क्या करना है? तो I1 करना है 1/12 ml²। I2 हो जाएगा आपका ml²/4 pi²। तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर तो हो जाएगा 4 pi² / 12। ये आपका हो जाएगा pi²/3। गुड क्वेश्चन, अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 74। सॉलिड्स आर शोन इन द क्रॉस सेक्शन। The sections have equal heights and equal maximum widths. They have the same mass. The one which have the largest rotational inertia about the perpendicular axis passing through its center. चलो आराम से सोच के बताओ मुझे कि ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है। देखो सबके मास सेम है, तो ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा? तो इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सीधा सोचना है कि ये चार में से, देखो मास सबका सेम है, तो चार में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा? है कोई माइकल और बताएगा कोई मुझे? चलो मैं एक हिंट दे रहा हूं। क्यूब का। रोटेशन से मास जितना दूर होगा ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास जितना दूर होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका ज्यादा होता है। तो अब सोच के बताओ कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें अरे एक्सिस ऑफ रोटेशन में से, एक्सिस रोटेशन से मास सबसे दूर है? क्यूब। कौन सा है? नहीं Cylinder. नहीं नहीं, अरे भैया, क्यूब। अरे भैया, ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट वन, देखो इस इतने पार्ट में तो मास ही नहीं है। मतलब इसका मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से सबसे दूर होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैक्सिमम उसका उसका मैक्सिमम मास जो है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। बाकी सबका तो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही स्टार्ट हो जाता है मास। बाकी सबका मास तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही स्टार्ट हो जाता है, और इसमें इतना पार्ट तो डिवाइड ऑफ द मास है। तो मतलब जितना भी मास है जो भी सब्जेक्ट में है, वो उसका ज्यादातर मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। So this is giving you the maximum moment of inertia. Is that clear? यस सर। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 71 and 72।
71 में ये बता रहा है कि भैया कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ उसका रिलेशन क्या होगा वॉल्यूम के साथ। तो भैया मुझे बताओ सॉलिड स्फीयर का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 2/5 mr². 2/5 mr², राइट। तो Yes sir. फ्रेंड्स अब ये मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी इंटू r²। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8/15 पाई r⁵ इंटू डेंसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना वो दैट प्रोपोर्शनल टू r⁵. तो I³ proportional to r⁵15. Can I say this? Yes sir. चलो अब वॉल्यूम जो होता है ना वो तो 4/3 πr³ ही होता है, तो कैन आई से वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू r³। तो वॉल्यूम का 5 पावर प्रोपोर्शनल टू r⁵15 पावर। Yes sir. अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को मिला दो, तो कैन आई से कि I³ प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम⁵5। Yes sir. Yes sir. तो I प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम⁵5/3। इज दैट क्लियर टू यू? Yes. Yes sir. चलो 72 के अंदर ऐसा है कि दो रोड है और उसको 60 डिग्री एंगल पे बेंड किया हुआ है दोनों को, मतलब एक रोड है उसको मैंने बीच में से बेंड कर दिया 60 डिग्री एंगल पे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये हम अब हमारे पास दो अलग अलग रोड है और दोनों का लेंथ l/2 है और दोनों एक ये यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो दोनों रोड के एंड में से पास हो रहा है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? Yes Yes. sir. तो अब मुझे इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई कैन अज्यूम दैट सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू रोड्स हैविंग लेंथ l/2 एंड दोनों का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन कर दूं तो मुझे पूरे सिस्टम का मिल जाएगा, राइट? Yes sir. तो अगर मुझे पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, अब दोनों रोड जो है ना उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना वो उसके एंड में से पास हो रहा है, तो एंड में से अगर पास हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml², बट m नहीं आएगा, m/2 आएगा, l नहीं आएगा, l/2 आएगा, 1/3 ml²। और ऐसा कितनी बार? ऐसा 2 बार, बिकॉज ऐसे दो रोड है। तो ये समझ में आया आपको? Yes sir. 3 कैसे आया? क्या बोल रहे हो? अरे रोड, 1/3 कैसे आया? अरे भैया अगर रोड का सेंटर में से एक्सिस पास हो रही है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 1/12 ml²। बट अगर रोड के एंड में से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है ओके सर, कि 4/12 आ जाएगा। हाँ 1/3 ml² हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये 1/3 ml² 2 टाइम्स, बट ये m के बदले m/2 आएगा, l के बदले l/2 आएगा। क्यों? बिकॉज आधा आधा रोड है। इज दैट क्लियर? यस Yes sir. 1/3 m/2 into l²/4 into 2 to कट, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1/12 ml²। 1/12 ml² ही आपका ऑप्शन बचेगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस Sir. तो फ्रेंड्स अब जब आप नेक्स्ट टाइम आते हो तो आपको कंपल्सरीली क्या करके लाना है? 100 तक, 100 नहीं 113 तक, 113 तक आपको सब कुछ सॉल्व करके लाना है। फ्राइडे संतोष सर आपके डाउट्स करा देंगे 113 तक, और जो बाकी कुछ आगे भी कराएंगे। ओके, Yes sir. यस सर। तो आज हम यहाँ पे सेशन को खत्म कर रहे हैं। ओके, थैंक यू Bye sir. बाय।